गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे अभी कम आए हैं। क्वेश्चन बताएंगे आप। यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसका पहले क्या बनाते हैं? किसी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? उसकी टाइम टेबल। सोचता बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, और फिर योजना के अनुसार क्या करते हैं? योजना के अनुसार ही काम करते हैं। मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही। अच्छा, अब मेरी नहीं दिख रही तो आपको कितना बुरा लग रहा है, और मुझे आपकी नहीं दिखती? क्या हुई? आप लोग कभी अपना कैमरा खोलते हो? मुझे आपकी कभी नहीं दिखती। तो यदि हम किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या करेंगे काम करने के लिए? परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तभी। और उस काम के पूरा होने में बीच बीच में क्या आती हैं? बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो जो बच्चे, जो लोग अपने काम को रुकावट आने के बाद भी करते रहते हैं, वही सफल वही सफल होते हैं। मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होता है? परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के साथ साथ यदि कुछ बाधाएं आए तो क्या करते हैं? सहना पड़ता है। उनको उन्हें दूर करते हैं, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। देखो, 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो होते हैं जो काम को करते ही नहीं, पहले सोचते हैं काम बहुत कठिन, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो ये कह के ही छोड़ देते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति काम करना प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है तो क्या करते हैं? काम को छोड़ देते हैं। जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? काम कितना ही कठिन हो लेकिन उकताते नहीं। कौन होते हैं वो लोग? काम यदि प्रारंभ कर लिया है तो उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आए वो काम को नहीं छोड़ते और अपने लक्ष्य प्राप्ति को करके ही हटते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारे, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे बीच में? मैम आप इस अदर स्कूल का काम करते करते ही बच्चों को पढ़ाते हो टाइम पर आकर पीरियड में। हाँ ये तो ड्यूटी है हम लोगों की बेटा। तो जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में डटा रहता है और बीच में आने वाले संघर्षों का सामना करता है वह व्यक्ति सफल होता है। तो आज हम संघर्ष का एक नाम है जूझ। क्या कहेंगे उसे? जूझ। तो आज हम जूझ पाठ का रसास्वादन करेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकरण आज का विषय हमारा क्या रहेगा? जूझ। जूझ माने संघर्ष। संघर्ष है। जूझ का मतलब है संघर्ष करना, आने वाली बाधाओं का सामना करना। तो ये कहानी, वैसे तो ये उपन्यास का अंश है और इसके लेखक कौन है? आनंद यादव। कौन है लेखक? आनंद यादव। आनंद यादव। आनंद यादव यह मराठी के प्रख्यात माने प्रसिद्ध
कथाकार आनंद यादव द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास का एक अंश है। जो जूझ पाठ है आपका, शीर्षक है, वो उनके द्वारा रचित उपन्यास का एक अंश है। और इस पाठ में लेखक ने दिखाया है कि एक किशोर बालक किस प्रकार संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है यदि वह जीवन में आने वाले या उस कार्य के बीच में आने वाली रुकावटों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। इसके लिए मैंने आपको परिचय दे दिया, भूमिका या परिचय, कुछ बिंदु आपको लिखे हैं, कहानी बड़ी है और एक साथ मैं आपको सुनाऊंगी तो आप शायद भूल जाएं, इसलिए मैंने इसके बिंदु यहाँ पर लिख लिए हैं। भूमिका में मैंने आपको बता दिया कि यह आनंद यादव के द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास का एक अंश है, जिसमें एक व्यक्ति, एक बालक के संघर्ष की कहानी दी है कि किस प्रकार जीवन में संघर्ष करके वह सफलता प्राप्त करता है, जो वो करना चाहता था, जो बनना चाहता था वो बना। दूसरा है लेखक की परेशानी। इसमें जो लेखक है आनंदा, वो चाहता है कि मैं पढ़ूं, पढ़ लिख कर नौकरी करूं। क्योंकि वो अपने घर देखता आ रहा है कि उसके पिता, उसके दादा, उसके घर में शुरू से खेती होती आ रही है और खेती में उसे अच्छा नहीं लगता, खेती में इतनी आमदनी नहीं हो पाती जिससे वो क्या करें, जिससे वो उनको जिससे वह अच्छे से गुजर बसर कर सके। इसलिए वो चाहता है कि वो पढ़े, लेकिन उसके सामने परेशानी है कि उसके जो पिता है, जिसको वो इस शीर्षक में दादा कहता है, तो वो पिता चौथी क्लास में वो पढ़ रहा था, चौथी पास करने के बाद उसे पढ़ाई से रोक देता है। उसका मन पढ़ाई के लिए है। क्यों रोक देता है? क्योंकि वो खेतों में काम कराता है। यह उसकी परेशानी का विषय है और वह बच्चा पढ़ना चाहता है और ये चाहता है कि मैं किसी प्रकार से पढ़ूं, उसकी योजना बनाता है। यही उसकी परेशानी है। माँ से मिलकर योजना बनाना। एक दिन जब उसकी माँ कंडे थाप रही थी, कंडे माने जानती हो? उपले, जो गोबर से गोल गोल बनते हैं, उसे हम कंडे भी कहते हैं। तो वो थाप रही थी, वह बाल्टी में पानी लाकर दे रहा था, एकांत था। उसने सोचा माँ से आज मैं बात करता हूँ। उसने अपनी माँ से बात की, माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई कराइए। तो माँ ने कहा बेटा मैं भी चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, लेकिन जो तुम्हारा पिता है, जो जंगली सुअर की तरह सिंघाड़ता रहता है, बोलता रहता है, वो तुम्हारी पढ़ाई के बिल्कुल विरुद्ध है। वो नहीं चाहता कि तुम पढ़ो। मैं कहूंगी तो वह नहीं मानेंगे। जब बच्चे ने बात सुनी तो उसके मन में विचार आया। बच्चा छोटा था लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है तो हमारा मस्तिष्क उस काम को करने के लिए चलता रहता है और हम सोचते हैं कि किस तरह से हम इस काम को करें। उस बच्चे ने सोचा कि जो हमारे गांव के जमींदार हैं दत्ताराव देसाई जी, उनकी बहुत चलती है और मेरे पिता किसी का कहना तो मानते नहीं है, लेकिन उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, दत्ताजी राव से भेंट की। उसने अपने माँ से कहा कि हम देसाई जी के घर जाएंगे और देसाई जी को अपनी बात बताएंगे। वह करुण हृदय हैं, हमारी बात जरूर सुनेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अब मेरे पिता को वो समझाएंगे और मेरी पढ़ाई जारी हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आवाज आ रही है?
यस मैम। तो क्या हुआ उनसे, कैसे भेंट की? बेटा भी और माँ भी दत्ताजी राव जी के पास पहुंच गए और सारी बात उसकी माँ ने, बेटे ने बतला दी। उन्होंने, उसकी माँ ने बताया कि इसका पिता स्वयं काम नहीं करता है, इसलिए इसे पढ़ाई से रोक लिया है। स्वयं तो रखवाबाई के कोठे पर पड़ा रहता है, सारे दिन अयाशी करता है, घूमता है, आवारागर्दी करता है और सारा काम ये बच्चा करता है। उसने अपनी सारी परेशानियां बता दी। दत्ताजी राव बहुत समझदार थे, जमींदार थे, उनका सब सम्मान करते थे। उन्होंने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि बात बिल्कुल सही है, बच्चे को पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हारे पिता को बुलाकर उसकी पढ़ाई की बात करता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, एक योजना बनाई। दत्ताजी राव ने एक योजना बनाई। उन्होंने उनसे कहा कि जब तुम्हारे पिता शाम को घर आए तो आप उनसे बोल देना कि देसाई ने तुम्हें बुलाया है और थोड़ी देर के बाद तुम स्वयं आ जाना और जो भी मैं बात पूछूं उसको आप निसंकोच बिना डरे बोल देना, उनके जवाब दे देना, फिर मैं बात कर लूंगा। ये बात योजना हो गई और वो घर आ गए। शाम के समय जैसे ही उसका पति घर आया, पाठशाला भेजने के लिए शर्त, यहाँ शर्त आएगी, पाठशाला भेजने के लिए पिता ने शर्त रखी थी। शाम के समय जैसे ही उसके पिता घर आए तो उसकी माँ ने उनसे कहा कि आज मैं, उन्होंने भी झूठ बोला, यहाँ पर कई जगह यहाँ झूठ बोला गया है, लेकिन यदि हम अच्छे कार्य के लिए कोई झूठ बोलते हैं तो वो झूठ, उसका उतना पाप नहीं चढ़ता, उसका प्रायश्चित करना नहीं पड़ता। पाप तो लगता ही है, जाने करें अनजाने करें, यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो पाप तो लगेगा, लेकिन उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो उसने कहा कि मैं आज साग सब्जी देने गई थी देसाई जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा तुम्हारा पति बहुत दिनों से नहीं आया है, मेरे पास भेज देना। जैसे ही रतनपा ने, उसके पति ने ये बात सुनी तो उसके लिए सम्मान की बात थी कि उनका बुलावा आया है, तो वो वैसे ही चला गया कि मैं अभी आता हूँ, सुनकर आता हूँ क्या कहते हैं। खाना भी नहीं खाया और वो चला गया। जैसे वहां गया, बैठा, बातचीत की, तो योजना के अनुसार थोड़ी देर बाद, आधा घंटे के बाद, वह आनंदा वहां पहुंच गया, उसका पुत्र। उन्होंने कहा, वो किस बहाने से गया कि माँ ने तुम्हें बुलाया है, खाना खा लो, भोजन कर लो, इसलिए बुलाया है। तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा, पहले से योजना ही थी, उन्होंने बुलाया कि इधर आ रहे, जैसे बोलते हैं बड़े, बोले इधर आ रहे, क्या कर रहा है तू, आज पाठशाला नहीं गया था? उन्होंने कहा नहीं, पाठशाला तो मैंने नहीं गया था। पढ़ने नहीं जाता? उसने धीरे से कहा नहीं। क्यों नहीं जाता पढ़ने? उसने कहा धीरे से, क्योंकि दादा ने मना किया है। दादा ने मना किया? क्यों मना किया है? खेतों में काम करना होता है। तो उन्होंने कही, अरे रतनपा, ये सच कह रहा है बालक कि तुमने मना किया है सिर्फ पढ़ाने के लिए? तो अब रतनपा क्या झूठ बोलता जमींदार के सामने। उसने कहा, अपनी गलती स्वीकार की कि हाँ ये सही कह रहा है, तो तेने पढ़ाने के लिए क्यों रोका इसे? क्या परेशानी आ गई? क्या तू पैसे नहीं दे सकता? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बिगड़ गया है, ये चोरी करता है, कंडे चुरा कर पिक्चर देखता है, फिर सिनेमा देखने जाता है, फिल्म के गाने गाता है, इसका पढ़ाई में दिमाग नहीं है, पढ़ लिख के बालिस्टर बनेगा। क्या बनेगा उन्होंने, मैम? बालिस्टर कहते हैं, बहुत बड़ा जज, बैरिस्टर, वकील। बैरिस्टर। बालिस्टर बोला उन्होंने, बालिस्टर अपनी भाषा में बोला ना, तो बैरिस्टर मतलब वकील बनेगा बड़ा। तो उसने कहा, जब तुम छोटे थे क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं करी? बच्चे तो गलतियां करते हैं। एक बार इसने चलो चुरा लिया, तो उसने कहा नहीं, मैं तो पैसे इकट्ठे करके मैंने वो छपवाए थे, कंडे बनवाए थे, तो मैंने
पैसे इकट्ठे करके मैं पिक्चर देखने गया था और माँ से कहकर मैंने कंगने बेचे थे और कुछ पैसे मेरे पास थे, ऐसे मैं पिक्चर देखने सिनेमा देखने गया था। कुछ घर जा, उसे तो घर भेज दिया। फिर उससे कहा कि तुम सारे दिन खुले सांड की तरह घूमता है, खेतों में काम नहीं कर सकता, सारा काम मुझसे ही करवाएगा। उसने कहा तू थोड़ी सी देर हट जा, उसे तो हटा दिया। तो उसने कहा नहीं। उस लड़के से देसाई जी ने कहा कि कल से तू पढ़ने जाएगा, यदि तेरा पिता मना करता है तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब वो क्या कर सकता था, उसने ठीक। तो उसने कहा पाठशाला भेजने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। किसने कहा? उसके पिता ने। क्या शर्तें हैं? उन्होंने कहा कि पाठशाला जाने से पहले ये खेतों पर काम करेगा, पानी देगा, फिर पाठशाला जाएगा, पाठशाला से आने के बाद यह ढोरों को चराने जाएगा, सारा काम करेगा और यदि खेतों में ज्यादा काम है उस दिन उसे छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। बच्चा सुन रहा था, वो आया सामने, उसने कहा मुझे सारी चुनौतियां स्वीकार हैं। जब प्यारे बच्चों हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है तो हमें कुछ नहीं सूझता, हम काम दाम दंड भेद से उस कार्य को करना चाहते हैं। ऐसे ही आनंद यादव ने किया। उसने कहा कि मैं सारी चुनौतियां स्वीकार करता हूँ। उसने ऐसा ही किया और वह पाठशाला जाता था। पाठशाला जाने से पहले खेतों पर काम करता था, बाद में अपने जो उसके गाय भैंस थे उनको चराने जाता था। अब जब पाठशाला गया तो पाठशाला में पहले से बहुत परेशानियां हुई। पहले दिन पाठशाला गया, 1.5 साल के बाद पाठशाला गया था। उसने पहले ही कह दिया था देसाई जी से कि यदि मैं अभी भी जाऊंगा, जनवरी का महीना है, तो मैं इतना परिश्रम करूंगा कि 5वीं क्लास में पास हो जाऊंगा। उसे परिश्रम करना था। तो जब क्लास में गया तो केवल 2 बच्चे तो उसकी पहचान के थे जो फेल हो गए होंगे, क्योंकि उसके साथी तो कहाँ पहुंच गए, अगली क्लास में पहुंच गए। तो सब हंसी उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। उसकी जो धोती, पहले धोती बांध कर ही जाते थे, उसकी कान खोल दी, धोती खींच दी तो वो खुल गई। तो वह बड़ा परेशान हुआ। उसने देखा भाई यहाँ तो बहुत गड़बड़ है, यदि मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बच्चे ऐसे करेंगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैंने आगे कोई गलती तो नहीं की है। नहीं। फिर उसने अपने आप को मजबूत किया और अपने लक्ष्य को याद किया। उसने कही नहीं मैं पढ़ूंगा। उसने अपनी माँ से जाकर कहा कि मुझे एक तो गमछा था पहन के आया, तो गमछा बच्चे ऐसे उछालने लगे, वो मटमैला सा हो रहा था और मास्टर जी की टेबल पर रख दिया। मास्टर जी ने डंडे से उठाया, ये गमछा किसका है? उसने धीरे से कहा मेरा है। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियां उसे फेस करनी पड़ी अपनी क्लास में। तो उसने अपनी माँ से कहा मुझे एक जांघिया बनवा दो, एक थैला सिलवा दो। थैला बना, वो जांघिया पहन के जाता था कि ऊपर से कोई धोती खोलेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से वो जाता था और बड़े ही मन से पढ़ता था। उस क्लास में बसंत पाटिल नाम का एक लड़का बहुत ही होशियार था। मास्टर जी उसे बहुत प्रेम करते थे और वह सबसे आगे सीट पर बैठता था। गणित के सवाल बहुत जल्दी से करता था और सभी बच्चों की कॉपी वह ही चेक करता था। यह सब आनंदा देखता था। आनंदा ने भी धीरे धीरे काम करना शुरू किया और रात दिन पढ़ना शुरू किया। तो वह भी सवाल हल करने लगा। सवाल हल करने के साथ साथ धीरे धीरे बसंत पाटिल से उसने दोस्ती प्रारंभ की। बसंत पाटिल अच्छा लड़का था, उसने उसकी सहायता की और वह भी होशियार बन गया। एक समय ऐसा आया कि वह भी कॉपियां बच्चों की चेक करने लगा। तो बसंत पाटिल की प्रेरणा से वह बच्चा आगे बढ़ा। मैंने आपको दिखाई यहाँ पर कक्षा में लेखक के साथ व्यवहार कैसा हुआ। बसंत पाटिल साथी से प्रेरणा मिली और प्रेरणा से उसे क्या मिली, कामयाबी मिली। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा, पढ़ने में उसका मन लगने लगा। फिर जो उसके एक अध्यापक थे, मराठी अध्यापक थे, हिंदी के अध्यापक थे, जिनका नाम था क्या था,
सौंद लगेकर। सौंद लगेकर मराठी अध्यापक थे और वह मराठी के साथ साथ हिंदी पढ़ाते थे। उनकी एक विशेषता थी कि वह अपनी कविता को हाव भाव से, लय से, यति से, आरोह अवरोह के साथ इतने प्रभावी ढंग से वाचन करते थे कि क्लास के बच्चे मन प्रबुद्ध होकर उनकी कविता सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे। तो उसका प्रभाव भी किस पर पड़ा? आनंदा पर पड़ा, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में लग चुका था। बच्चों, यहाँ भी हमें सीख मिलती है, यदि हम अपनी कक्षा में ध्यान से मन लगाकर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जो समझ में नहीं आए, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए तो वो दोबारा से नहीं बताए, वो बताएगा। तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा? आनंदा पर पड़ा, और आनंदा मन लगा के पढ़ने लगा और उस मास्टर जी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वह धीरे धीरे क्या करने लगा? कविता बनाने लगा। और जो अब वो क्या कहाँ जाता था? ढोल डंगर चराने जाता था। पहले उसे बिल्कुल कविता का क्या प्रभाव पड़ा? आगे कविता का प्रभाव, कविता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसने सोचा कि यदि मैं कविता करूंगा मास्टर जी की तरह, मास्टर जी भी कविता करते हैं, तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। तो यदि वो ढोल डंगर चराने जाता था तो पहले तो वो चाहता था कोई साथी मेरे साथ होना चाहिए। जैसे आप सबको भी आदत है, पानी पीने भी जाओगे तो मैम इसके साथ चले जाएं, एक बच्चा साथ में जाता है, ये हम भी चले जाएं, मन नहीं लगता, पानी पीने भी जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे। तो ऐसा ही वो करता था, बच्चों की आदत होती है। लेकिन जब कविता का प्रभाव उस पर पड़ गया तो क्या करता था वो? उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। क्यों लगने लगा प्यारे बच्चों अकेलापन? बताओ, कोई बता सकता है? क्योंकि वह एकांत में कविता वाचन करता था। वह क्या सोचता था? जंगली फूलों पर जो भी दृश्य देखते थे उन दृश्यों पर कविता बनाता था और उन्हें बहुत तेजी से ही गुनगुनाता था। तो उसे उस पर उसका प्रभाव पड़ा और वो कविता लिखने लगा। धीरे धीरे उसे एकांत अच्छा लगने लगा और एकांत में वो क्या करता था? यदि उसके पास पेन नहीं होता था, पेंसिल नहीं होती थी, कागज नहीं होता था, तो वहां जाता था, रेत तो होता था, वो रेत पर एक कंकड़ लेकर लिखना प्रारंभ कर देता था। लिखता था, उल्टा सीधा तुकबंदी करने लग गया। और यदि रेत भी नहीं है, खड़ा है, तो भैंस की पीठ पर ही लिख लेता था। इस तरह से जैसा कि आपके एग्जाम वगैरह होते हैं, तो जब हमारे दिमाग में कोई बात होती है तो नहाते खाते सारी वही बात, वही प्रश्न हमारे साथ घूमते हैं नहीं? बताइए आप, आपका एग्जाम है, मानो आप नहाने भी गए हैं, मानो जो क्वेश्चन आप दोहरा रहे हैं तो आप उसे दोहराने का प्रयास करते हैं कि इसमें ये था, ये था, ये था। ऐसे वो बच्चा करने लगा। ऐसा ही होता है ना, होता ही है। जब हमारे को लगन लग जाती है किसी काम की, तो हम उसके आदी हो जाते हैं। कवि के बारे में धारणा। अब एक बात उसके मन में और आई कि तुकबंदी करने लगा कि वो सोचता था कभी कुछ गिफ्ट होंगे, मतलब उनके पास कुछ दिव्य शक्ति होती होगी। लेकिन एक बार उसने देखा कि हमारे जो कौन है, सौंद लगेकर जी हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, जो बहुत अच्छा कविता वाचन करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी मालती की बेल उनके घर के जा रही थी, मालती एक लता का नाम है, उस पर एक कविता बना दी और कविता सुना दी बच्चों को। तो उसने सोचा कि ये तो हाड़ मास के हैं, ये भी तो मनुष्य हैं, और जब ये दृश्य देखकर, एक मालती की लता को देखकर इन्होंने कविता बना दी, तो मैं क्यों नहीं बना सकता? तो उन्होंने उस कविता को बनाया। तो वो कविता बनाने लगा। मैम मालती कौन थी? मालती की बेल का नाम है बेटा, एक लता का नाम है मालती। जैसे ओके चंपा मैम। की बेल, उसे देख के चंपा की बेल होती है, तो उसके सर पर लता जा रही थी ऊपर को, तो उसने उस पर ही उस बेल पर ही कविता वाचन किया, कविता बना दी देखकर। समझ में आया?
तो अब उसने सोचा जब ये बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकता, तो उन्होंने और भी कविता बनाने लगा। और कविता का परीक्षण करने के लिए क्या होता था, वो जब उसको धुन लग रही थी तो रात को भी घर पहुंच जाता था। मास्टर जी ने उसकी सहायता की, कहाँ अलंकार का प्रयोग करना है, कहाँ छंद का करना है, कौन सा शब्द गलत है, कौन सा कहाँ आरोह करना है, कहाँ अवरोह करना है। मास्टर जी ने ऐसा उसका प्रयास जो था उसकी सहायता की और प्रयास की सराहना की। जब वो कविता वाचन करने लगा, बच्चों प्रोत्साहन की भी बहुत आवश्यकता होती है। मास्टर जी ने उसकी कविता को 7वीं के बच्चों के सामने गवाया तो उसमें आत्मविश्वास जग गया। एक बार वार्षिक उत्सव हुआ, उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ, उसमें भी उसका वाचन करा दिया। उसके बाद तो उसमें आत्मविश्वास इतना अधिक दृढ़ हो गया कि वह स्वयं कविता रचना करने लगा और परीक्षण किससे कराने लगा, मास्टर जी से कराने लगा। मास्टर जी भी पहले निस्वार्थ होते थे और बच्चे भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। ये उस समय की कविता है, ये उस समय का आपकी शीर्षक है, उपन्यास का अंश है कि जब मास्टर जी का सारा खर्चा बच्चों के द्वारा लाए हुए सामान से होता था और मास्टर जी हमेशा बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों की सहायता करते थे। आज का समय नहीं था। तो इस प्रकार वह एक अच्छा क्या बन गया, कवि बन गया। जो उसे अपने जीवन में कुछ करना था वो प्राप्त किया। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसने संघर्ष किया। जो इस कहानी का शीर्षक है वो उपयुक्त है, सही है, सटीक है। प्रोत्साहन भी बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। कभी भी किसी को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। यदि टीचर ये कहेगा तो फेल हो जाएगी, माँ बाप कहेंगे फेल हो जाएगी तो पढ़ती नहीं है, तो बच्चा निरुत्साहित हो जाता है। नहीं, कोई बच्चा भी फेल नहीं होगा यदि वो पढ़ेगा। अभी समय है, आप पढ़िए। यदि हम ऐसा कहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चों में लगन होती है और वह पढ़ पाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जहाँ से समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछना है? मैम मुझे वो लता वाला समझ नहीं आया। बेटा एक लता की बेल जा रही थी, सामने पेड़ चढ़ रहा था, जैसे मानो कोई भी चंपा की बेल जा रही हो, उस बेल को देखकर ही कविता बना दी। जैसे मानो जैसे कोई चित्र बना देता है ना किसी को देखकर, वैसे ही उस लेखक ने उस बेल की पर ही कविता बना दी कि लता, जैसे मानो मालती की बेल है, वो धीरे से नीचे से चली, अब वो उसमें अंदर फूल है, उसने लहंगा पहन रखा। एक कविता भी पहले थी, तो मतलब उसको देखकर कविता बना दी। मानो किसी व्यक्ति पर बना सकते हैं, किसी दृश्य पे है, आकाश में हमने प्राकृतिक दृश्य देखा उस पर कविता बना दी, बाढ़ का दृश्य देखा उस पर कविता बना दी। ऐसे समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है।